हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये IATF 16949 ट्रेनिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने IATF का सिग्निफिकेंस देखा था, सब्सक्राइब मेंबर्स के बारे में जाने थे, IATF में रिक्वायरमेंट कैसे लिखे होंगे ये समझा था, SIs के बारे में जाना था जो कि है सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, और साथ ही HLS के बारे में समझा था जो हाई लेवल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लॉजेस 0 से स्टार्ट होंगे और टोटल 10 क्लॉजेस होंगे। अब इस वीडियो में हम 0th क्लॉज जो कि है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, उसके रिक्वायरमेंट, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है और क्या क्या है उस क्लॉज में, ये सारे डिटेल में समझेंगे। तो आइए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 0th क्लॉज जो है वो है इंट्रोडक्शन। यहाँ स्टैंडर्ड अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है। IATF के 0 क्लॉज में टोटल 5 की रिक्वायरमेंट्स हैं। वहीं अगर हम देखें तो पहले TS में टोटल 4 थे। तो पहला रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। पहला रिक्वायरमेंट जो है गोल ऑफ IATF। ये जो IATF में पहला रिक्वायरमेंट है वो सेम TS में भी सेम था, बट उस वक्त ये गोल ऑफ TS के नाम से था। बट जो गोल्स है वो IATF और TS दोनों में सेम ही है, सेम गोल्स दोनों में है। तो चलिए गोल देखते हैं। पहला गोल जो है वो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, सेकेंड गोल जो है डिफेक्ट प्रिवेंशन, और थर्ड गोल है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट। स्टैंडर्ड कहता है कि IATF के इस गोल को पूरे सप्लाई चेन में इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जैसे OEM हो गए, टियर 1 हो गए, टियर 2 हो गए, टियर 3 हो गए, इन सारे सप्लाई चेन में ये IATF का ये गोल इम्प्लीमेंट किया जाए। अब आते हैं सेकंड की रिक्वायरमेंट की तरफ, जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो अभी के मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब IATF के मैनेजमेंट प्रिंसिपल और पहले TS के मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो TS में पहले टोटल 8 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे और IATF में अब 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। आइए अब एक एक करके टोटल 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखते हैं और TS से क्या डिफरेंस है हर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल TS में जो था वो है सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, और दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। वहीं IATF में इन दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को मर्ज करके एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कन्वर्ट कर दिया गया है, जो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम अप्रोच की बात कर रहा है। दोनों में कॉमन है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कह रहा है कि डिसीजन डेटा के एनालिसिस और इवैल्यूएशन के बेसिस पे होना चाहिए। दोनों में सिस्टमैटिक अप्रोच की ही बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। TS का ये थर्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल था जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप के नाम से था। वहीं IATF में ये सेकेंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से है। अब TS की बात करें तो TS में कह रहा था म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, मतलब सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को अचीव कर पाओगे। बट अभी जो स्टैंडर्ड कह रहा है, IATF 16949 कह रहा है कि देयर आर अदर्स ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और वो इफेक्ट होंगे तो कस्टमर भी इफेक्ट होगा। मतलब कि सिर्फ सप्लायर नहीं, सप्लायर के अलावा और भी कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और उनके इफेक्ट होने से हमारा कस्टमर भी इफेक्ट होगा। तो उन लोगों को यहाँ इंटरेस्टेड पार्टीज़ का नाम दिया गया है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ का एग्जाम्पल अगर देखें तो है सप्लायर, एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, लीगल अथॉरिटीज़, आउटसोर्स जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीगल अथॉरिटी से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगी तो कस्टमर को भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगी। वैसे ही कैलिब्रेशन लैब की वजह से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगा तो उसका इफेक्ट कस्टमर पे भी जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस बार इस रिक्वायरमेंट को एक नया नाम दिया गया है, इंटरेस्टेड पार्टीज। पहले स्टैंडर्ड में कह रहा था कि सिर्फ सप्लायर इफेक्ट करता है और अब कह रहा है कि सिर्फ सप्लायर ही नहीं, इंटरेस्टेड पार्टीज इफेक्ट करते हैं। और इंटरेस्टेड पार्टीज में वो सारे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं थर्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। TS में था लीडरशिप। तो स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट कमिटेड ना हो तो गोल्स मीट नहीं कर पाएंगे कभी।
तो लीडरशिप का मतलब है इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो टीएस में ये था इम्प्रूवमेंट और आईआईटीएफ में भी सेम है। इम्प्रूवमेंट क्या है? नॉर्मली ये पार्ट ऑफ जर्नी है, आपको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते ही रहना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो वो है प्रोसेस अप्रोच और आईआईटीएफ में भी सेम है। इसका डिटेल डिस्कशन हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। अब आते हैं आईआईटीएफ के सिक्स्थ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। तो टीएस में था इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, वहीं आईएटीएफ में है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। ये कोई मेजर चेंज नहीं है, ये बस एक माइनर सा चेंज है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? किसी काम में शामिल करना, और इंगेजमेंट का क्या है? किसी काम को असाइन करना। इंगेजमेंट ऑफ पीपल में स्टैंडर्ड कह रहा है कि हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करना है। सिंपल वर्ड में सीएफटी को शामिल करना चाहिए, बट अब इन्वॉल्वमेंट के साथ काम असाइन करना है, जिसका मतलब सिंपली स्टैंडर्ड सीएफटी से एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में TS 16949 में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और IATF 16949 में भी बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दोनों स्टैंडर्ड में ये रिक्वायरमेंट सेम था, जो है कस्टमर फोकस अप्रोच। मतलब कस्टमर के लिए हम काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। कस्टमर है तो हम हैं, अदरवाइज हम नहीं हैं। तो ये थे हमारे टोटल 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो जीरो क्लॉज में हमने अभी तक 2 की रिक्वायरमेंट की बात की है। पहला है गोल ऑफ आईएटीएफ और दूसरा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब थर्ड की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। थर्ड की रिक्वायरमेंट है PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। हमारा स्टैंडर्ड खुद PDCA अप्रोच यूज़ कर रहा है। स्टैंडर्ड के टोटल क्लॉजेस 10 हैं। अगर बात करें जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज की, तो ये सारे क्लॉज इंफॉर्मेटिव क्लॉज हैं, ये नॉन ऑडिटेबल है। इन क्लॉजेस से स्टैंडर्ड के की रिक्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन मिलती है। ये वो क्लॉजेस हैं जिससे रिलेटेड ऑडिटर आपको कभी भी कोई भी NC नहीं दे सकता। बस इन क्लॉजेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ क्लॉज, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉजेस है। स्टैंडर्ड बनाने वालों को पता है कि टॉप मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट को लेकर आए हैं। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ईजी होगा। सिक्स्थ क्लॉज की बात करें, जो है प्लानिंग, ये PDCA का P पार्ट है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो ये PDCA का P पार्ट है। वहीं सेवेंथ एंड एट्थ क्लॉज है सपोर्ट एंड ऑपरेशन, ये PDCA का डू पार्ट है। वहीं नाइन्थ है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये चेक वाला पार्ट है। और 10th है इम्प्रूवमेंट, ये एक्ट वाला पार्ट है। इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ये था कि स्टैंडर्ड ने PDCA अप्रोच कैसे यूज़ किया। अब चलते हैं फोर्थ की रिक्वायरमेंट पे, जो है प्रोसेस अप्रोच। ये जो प्रोसेस अप्रोच है, ये पहले TS में भी था और अब IATF में भी है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट। आपके वो एक्टिविटीज़ जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, और जो एक्टिविटी कन्वर्ट कर रही है उस एक्टिविटी को हम प्रोसेस कह रहे हैं। तो इनपुट क्या है? इनपुट 4M है, और इनपुट को जब आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उस आउटपुट को मॉनिटर्ड और मेजर्ड करना होता है। अब हर एक प्रोसेस का लिंकेज होता है। आपका दिया हुआ आउटपुट किसी और डिपार्टमेंट के लिए इनपुट हो जाता है, वैसे ही आपका इनपुट किसी और डिपार्टमेंट का आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोर मटेरियल इशू करता है। अब स्टोर का आउटपुट है मटेरियल इशू करना, ये मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो स्टोर का आउटपुट हो गया मटेरियल इशू करना, और यही मटेरियल प्रोडक्शन का इनपुट हो गया। प्रोसेस अप्रोच कहता है आपको इन सभी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम एक टूल रेफर करते हैं, और उस टूल का नाम है टर्टल डायग्राम। इसके थ्रू हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। इस टर्टल को बेसिकली हम प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि टर्टल के 4 पैर होते हैं, और इनपुट आउटपुट तो है ही पहले से। और ये प्रोसेस क्या है? डिपार्टमेंट। जो टर्टल के लेग्स हैं, इसमें बेसिकली हम रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करने वाले हैं,
और 4M के 2M जो है वो सपोर्ट देते हैं और 2M की इनपुट्स हैं। तो फर्स्ट M है मैन, जिसको हम स्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो भी प्रोसेस रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैन पावर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंस हम दो चीज़ों से मेज़र करते हैं, पहला है बिहेवियरल और दूसरा है टेक्निकल। टर्टल डायग्राम में हमें जो ये स्किल वाला कॉलम है, तो यहाँ पे टर्टल डायग्राम में यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से बिहेवियरल स्किल्स की ज़रूरत है और कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। सेकेंड M है मेथड। ये बहुत ही क्रिटिकल है। ISO 9001 में पहले मेथड वर्ड यूज़ करते हैं, अब मेथड की जगह न्यू वर्ड आया है जिसे हम प्रोसीजर के नाम से कहते हैं। तो अपना प्रोसेस रन करने के लिए हर डिपार्टमेंट को प्रोसीजर की ज़रूरत है। तो टर्टल डायग्राम में यहाँ पे आपको जस्ट प्रोसीजर्स के नाम लिस्ट डाउन करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट M की तरफ। ये भी बहुत क्रिटिकल है। ये है मशीन एंड मटेरियल्स। बिना इसके प्रोसेस तो रन हो ही नहीं पाएगा। बट मशीन एंड मटेरियल के जगह हम लिखते हैं रिसोर्सेज। किसी भी एक डिपार्टमेंट में उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल प्रोसेस को रन करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, टर्टल डायग्राम में हमें ये लिस्ट डाउन करना है। ये अभी तक हमने 3 लेग्स का डिस्कस किया। फर्स्ट M फर्स्ट लेग में आ जाएगा, सेकेंड M सेकेंड लेग में आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ M जो है वो थर्ड लेग पे आ जाएगा। वहीं अब फोर्थ लेग की बात करें, मतलब फोर्थ इनपुट की बात करें, वो है प्रोसेस इंटरफेसिंग। ये सिंपली डिपार्टमेंटल इंटरलिंकेज है। आपके इस प्रोसेस के इंटरलिंकेज कौन कौन डिपार्टमेंट से है, आपको बस टर्टल डायग्राम में यही मेंशन करना है। नेक्स्ट इनपुट है ऑब्जेक्टिव्स। इसे हम KPI के नाम से मेंशन करते हैं। अब हर एक डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। हर एक डिपार्टमेंट जो आउटपुट दे रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, ये हम कैसे मेज़र करें? तो उनके उस आउटपुट को हम KPIs के हेल्प से मेज़र करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स 2 तरीके के हैं, पहला है एफिशिएंसी और दूसरा है इफेक्टिवनेस। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बताया है, ये सारी चीज़ें जहाँ रेफ़र किया जाता है उसे कहते हैं प्रोसेस अप्रोच या टर्टल डायग्राम। अभी तक हमने बात किया है इनपुट की। अब नेक्स्ट आते हैं आउटपुट। तो आउटपुट सिर्फ मेंशन ना करके एक बेटर कीवर्ड से हम मेंशन कर सकते हैं, जो कि है डिज़ायर्ड आउटपुट। हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि उसका डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है। अभी तक जो हमने ये डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें जहाँ रेफ़र किया जाता है इसको कहते हैं प्रोसेस अप्रोच या टर्टल डायग्राम। तो ये एक बेसिक सा टर्टल डायग्राम है जहां हमने टर्टल के एक लेग पे मेंशन किया है स्किल्स, जो कि है बिहेवियरल और टेक्निकल। इनपुट पे हमने मेंशन किया है रिसोर्सेज, दूसरे लेग पे हमने मेंशन किया है प्रोसीजर, तीसरे लेग पे हमने मेंशन किया है प्रोसेस इंटरफेसिंग, आउटपुट पे हमने डिजायर्ड आउटपुट मेंशन किया है और चौथे लेग पे हमने मेंशन किया है ऑब्जेक्टिव्स KPI, जो कि है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो अभी तक तो हमने टर्टल डायग्राम के बारे में थियोरेटिकली समझ लिया, बट हमें प्रैक्टिकली कैसे मेंशन करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले है स्किल्स। जैसा कि हमने स्किल्स के बारे में बताया कि 2 तरीके का, एक बिहेवियरल स्किल और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। तो स्किल वाले सेक्शन में बिहेवियरल स्किल में हमें क्या मेंशन करना है, पहले ये समझ लें कि बिहेवियरल स्किल ये ऐसा स्किल है जो आप हर डिपार्टमेंट के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब सेम रहने वाला है। इसके लिए आपको दिमाग पे जोर ना डालें। इसका एग्जांपल जैसे कि हम देख सकते हैं टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट का टर्टल डायग्राम बना रहे हैं तो आप ये स्किल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्किल की तरफ, जो है टेक्निकल। तो यहाँ पे भूल कर भी कॉपी पेस्ट की गलती ना करें, और गलती से भी आपने अगर कॉपी पेस्ट किया है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ऑडिट के टाइम अगर ऑडिटर्स ये देखते हैं तो आपको मेजर NC मिलना कंफर्म है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर परचेज का टर्टल डायग्राम देखें तो उन्होंने अपने टेक्निकल स्किल में सपोज निगोशिएशन स्किल मेंशन किया है। अगर निगोशिएशन में गलती की तो कंपनी का लॉस है। तो परचेज डिपार्टमेंट के लिए निगोशिएशन स्किल एक टेक्निकल स्किल है। अब क्वालिटी का टर्टल डायग्राम लें। अगर आप क्वालिटी का टर्टल डायग्राम बना रहे हैं और गलती से आपने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके ये निगोशिएशन स्किल आपने क्वालिटी के टर्टल डायग्राम में पेस्ट कर दिया, तो इससे क्या समझ में आता है कि आप कह रहे हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में हर एक बंदे के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि वो निगोशिएट कर सके। मतलब आप
कोई भी प्रोडक्ट अगर एनसी आ रहा है तो आप उस एनसी को निगोशिएट करके चला दे रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको फंसा सकता है, ये एक मेजर एनसी आ सकता है। तो जब टेक्निकल स्किल आप लिखें तो उसमें सिंपली टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान दें। आपको क्या कंसीडर करना है, सिंपली डिपार्टमेंट्स के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को स्टडी करके रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रिसोर्सेज में मशीन, मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे रिसोर्सेज का ही पार्ट है। वो सारी चीज़ें जो आपके काम में सपोर्ट करता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे अगर डॉक्यूमेंट्स का लें तो अगर मेंटेनेंस का टर्टल डायग्राम बना रहे हैं उसमें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है वो एक डॉक्यूमेंट है। मशीन मैनुअल का जो चेक पॉइंट हम ले रहे हैं उस चेक पॉइंट को हम चेक शीट पे मेंशन करते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिसोर्स में आते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोसेस के लिए आपको प्रोसीजर बनाना ही है। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम टर्टल डायग्राम बना रहे हैं, प्रोडक्शन में एक डिपार्टमेंट इंजेक्शन मोल्डिंग, उसके लिए हम टर्टल डायग्राम बना रहे हैं। तो अब उसमें प्रोसीजर्स में हमें क्या क्या मेंशन करना है, जैसे वो सारे लिस्ट, उसमें हमें प्रोसीजर्स में वो सारे लिस्ट मेंशन करने हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं। जैसे पहला प्रोसीजर, ये एग्जांपल है, पहला प्रोसीजर पीपीसी जिससे हमें शेड्यूल मिलेगा, दूसरा प्रोसीजर है प्रोसीजर फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग, और तीसरा प्रोसीजर हो गया 4M चेंज मैनेजमेंट। ऐसे जितने भी प्रोसीजर्स होंगे वो सारे प्रोसीजर्स का सिर्फ लिस्ट मेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोसेस इंटरफेस, उन डिपार्टमेंट के नाम लिखना है जो आपके डिपार्टमेंट से लिंक्ड हैं, जैसे स्टोर, क्वालिटी, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, डिस्पैच, एचआर, सिस्टम मैनेजमेंट, आईटी। तो ये सारे हमने लिस्ट डिफाइन कर दी जो आपके डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। कुछ डिपार्टमेंट है जो मेरे से इनपुट ले रहा, कुछ इनपुट दे रहा है, वो सारे डिपार्टमेंट का नाम हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, एक में हम इफेक्टिवनेस मेजर करेंगे और दूसरे में एफिशिएंसी मेजर करेंगे। तो इफेक्टिवनेस क्या है, तो इफेक्टिवनेस है अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट। अब इसका एग्जांपल है प्रोडक्शन प्लान वर्सेस एक्चुअल। हम कितने इफेक्टिवली हम किसी डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर रहे हैं वो यहाँ इफेक्टिवनेस में हम मेजर करते हैं। मेरे से कोई आउटपुट एक्सपेक्ट किया गया और मैंने कैसे मीट किया, वो हुआ इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट तो आप अचीव कर रहे हैं बट उस आउटपुट के साथ रिसोर्सेज कितने यूज हुए। इसका डेफिनेशन है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट। आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा, आप उस आउटपुट को अचीव करने में कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आप एफिशिएंट नहीं है, और कम यूज कर रहे हैं तो आप एफिशिएंट है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कितना यूज किया गया, ये एफिशिएंसी मेजर करता है। सपोज एक शिफ्ट में 1500 पार्ट बनाने हैं, 1500 की जगह आपने कितने पार्ट्स बनाए, अगर आपने 1500 बना लिए तो आप इफेक्टिव हैं। अब 1500 पार्ट्स बनाने के लिए 10 मैन पावर की ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज आपने यूज़ किया है उस बेसिस पे आपकी एफिशिएंसी मेज़र होगी। अगर 10 की जगह 8 मैन पावर यूज़ किया तो आप एफिशिएंट हैं, अगर आपने 10 की जगह 12 मैन पावर यूज़ किया तो आप नॉन एफिशिएंट हैं। यहाँ जो इफेक्टिवनेस है दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय कस्टमर ने आपको प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट दिया, आपने उस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को बना करके आपने दे दिया, तो ये इफेक्टिवनेस है जो कि कस्टमर द्वारा मेज़र किया जाएगा। वहीं एफिशिएंसी है वो मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैसा जुड़ा है। कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट दिया, उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपने बना करके दे दिया। अगर आपने ज़्यादा मैन पावर यूज़ करके या ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करके आपने वो प्रोडक्ट बनाया तो आप मैनेजमेंट की नज़रों में आप एफिशिएंट नहीं हैं। कम रिसोर्सेज यूज़ करके बनाया तो आप मैनेजमेंट की नज़रों में एफिशिएंट हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिजायर्ड आउटपुट। अब एक इसका एग्जांपल से समझते हैं कि आपको टर्टल डायग्राम में कैसे मेंशन करना है। सपोज आपका डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन में, आपका डिपार्टमेंट इंजेक्शन मोल्डिंग। अब आपको यहाँ टर्टल डायग्राम में इस डिजायर्ड आउटपुट की जगह लिखना है मोल्डेड प्रोडक्ट्स एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। सिमिलरली आप बाकी डिपार्टमेंट का भी आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट मेंशन कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में
देखा कि ऑब्जेक्टिव्स दो तरीके का है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, जहाँ S इज़ फॉर स्पेसिफिक, M इज़ फॉर मेजरेबल, A इज़ फॉर अचीवेबल, R इज़ फॉर रेफरेंस बेस्ड और T इज़ फॉर टारगेट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक टू वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका ऑब्जेक्टिव आपके काम से जुड़ा होना चाहिए। अब आपका काम कुछ और है और आपने ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन किया है वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हैं वो आपके डिपार्टमेंट या आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरेबल, ये क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अब क्वांटिफाइबल कैसे? सपोज आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, वो ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर पूछा जा रहा तो आप उसके लिए एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं कि घटिया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो मैनुअल कहता है एट्रीब्यूट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल होना चाहिए। इन डेटा का कोई मेजरमेंट चाहिए, आप मेजरमेंट टर्म में आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट है अचीवेबल या अटेनेबल। अब बात आता है कि ये अचीवेबल कौन डिसाइड करेगा। सपोज कोई टारगेट हमने खुद के लिए फिक्स किया, अब क्या हम श्योर नहीं है कि लास्ट ईयर तो ये ऑब्जेक्टिव ये टारगेट हम रीच नहीं कर पाए थे, तो क्या इस बार रीच कर पाएंगे, तो चलो टारगेट कम कर देते हैं। नहीं, आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि वो टारगेट आपका अचीवेबल है या अटेनेबल है। ये यहाँ अचीवेबल और अटेनेबल जो है वो बेस्ड ऑन बेंचमार्किंग डेटा है। आपको बेस्ट एग्जांपल लेना है, आपको अपना बार उठाना पड़ेगा जो ये तय करेगा कि आप क्या बेस्ट अचीव कर पाओगे। खुद की कैपेबिलिटी ना देखें आप। नेक्स्ट है रेफरेंस बेस्ड। रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव शैल बी आउटपुट ऑफ दैट एक्टिविटी। रेफरेंस हमेशा आउटपुट से लिंक्ड होना चाहिए। तो जैसे अगर कॉस्ट ऑफ प्योर क्वालिटी अगर COPQ कर लें तो इसका जो रेफरेंस है प्रोडक्शन और सेल्स के साथ आउटपुट लिंक करना पड़ेगा। जैसे COPQ परसेंटेज टू सेल्स गोज, COPQ परसेंटेज टू प्रोडक्शन गोज, रेफरेंस ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टी से टारगेट एंड टाइम बाउंड। तो ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में टारगेट क्या है और टाइम क्या रहने वाला है ये भी आपको मेंशन करना है। टारगेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्मार्ट गोल के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अभी तक जो ये सारी चीज़ें हमने फोर्थ की रिक्वायरमेंट में समझा है उसे प्रोसेस अप्रोच कहते हैं, और ये जिस डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करते हैं ये सारी चीज़ें वो टर्टल डायग्राम कहते हैं। आपका बिजनेस प्रोसेस कैसे मैनेज हो रहा है और वो टारगेट को कैसे अचीव कर रहा है। यहाँ अगर ऑडिटर किसी चीज़ की डिमांड करता है तो वो टर्टल डायग्राम ही है। आइए टर्टल डायग्राम का एक फॉर्मेट देखते हैं। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के टर्टल डायग्राम का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जहाँ पहला है स्किल में बिहेवियरल और टेक्निकल। बिहेवियरल जैसा कि मैंने बताया था, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन हो सकता है। टेक्निकल स्किल ये डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक है। और यहाँ प्रोसीजर में इन्होंने लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स डाले हैं। अब यहाँ इनपुट पे आ जाते हैं। तो इनपुट ये मैनेजमेंट का जो भी है वो इनपुट है और ये डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक इनपुट है। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज सारे मेंशन्ड है। नेक्स्ट आउटपुट आ गया। उसके बाद प्रोसेस, इंटरफेस और लिंकेजेस, ये सारे उन सारे डिपार्टमेंट्स के नाम हैं जो इस डिपार्टमेंट से लिंक्ड है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, ये इफेक्टिवनेस है और ये एफिशिएंसी, ये प्रोसेस ऑब्जेक्टिव उनको मॉनिटर करना है। तो ये इस वाले की रिक्वायरमेंट में जो प्रोसेस अप्रोच में 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पहला तो टर्टल डायग्राम जो अभी मैंने दिखाया, वो टर्टल डायग्राम का एक्सेल शीट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट आ गया डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट। तो आपको एक तो डिपार्टमेंटल बनाना है, एक आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट बनाना है, ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। तो वो दोनों एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट, अभी तक हमने 4 की रिक्वायरमेंट के बारे में देखा है। पहला की रिक्वायरमेंट था गोल ऑफ IATF, सेकंड की रिक्वायरमेंट था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थर्ड की रिक्वायरमेंट था PDCA, फोर्थ की रिक्वायरमेंट था प्रोसेस अप्रोच। अब आते हैं फिफ्थ की रिक्वायरमेंट, तो वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो ये एक नया रिक्वायरमेंट है
जो कि ISO 9001, 2008 और TS दोनों में नहीं था। तो रिस्क क्या है? रिस्क है इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम रिस्क कहते हैं। तो इफेक्ट जो है दो तरीके का है, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में ये दोनों तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। आपको रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। वो रिस्क एनालिसिस दो सिचुएशन के होंगे, पहला है रिस्क और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। रिस्क जो है वो है निगेटिव टर्म, इसको जनरली हम डिग्री ऑफ थ्रेट से रेफर करते हैं। थ्रेट मतलब खतरा, कि इससे पहले कि कोई खतरा आए हम पहले ही चेक पॉइंट बना के आइडेंटिफाई कर लें और उसको मॉनिटर करें। और नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, ये एक पॉजिटिव टर्म है और जनरली हम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट से रेफर करते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आज तो करेक्ट है, वो एक्सेप्टेबल है, बट आज जो अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि आगे भी अच्छा हो, इसीलिए हमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया, कोडैक, ब्लैकबेरी, ये बहुत बड़े नाम थे, बट आज सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज इन्होंने अपने आप में टेस्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं लाए और मार्केट से जाना पड़ा। वीवो, ओप्पो, इन्होंने मार्केट में घुसने की कोशिश की और अपने आप को एक्सपैंड करते रहे और अब 30% बिजनेस उनके साथ है। तो इससे ये पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, इसलिए रिस्क एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डिपार्टमेंटल वर्क पे फोकस करेगा। तो ये थे जीरो सेक्शन के टोटल 5 की रिक्वायरमेंट्स। अब नेक्स्ट हम IATF के फर्स्ट क्लॉज को डिस्कस करेंगे जो कि अगले वीडियो में होगा। और यहाँ तक अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर पूछें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप न्यू व्यूवर है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारे सीरीज़ मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड करती ही रहूँगी और ये बहुत ही डिटेल में होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मेट्स भी लिंक्ड रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिंक्ड रहेंगे। तो आपको डिटेल में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगा, आपको इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ डिटेल में मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा ये IATF का थर्ड पार्ट, जिसमें हम IATF के फर्स्ट क्लॉज से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।